एक बार एक चींटी का बेटा दौड़ते हुए अपने बिल में आया माँ के पास और माँ को बोला, बोले मामा बाजार में दंगा हो रहा है, बाजार लुट रहा है, तू कहे तो एक गुड़ की भेली मैं भी ले आऊं। माँ ने बड़े प्यार से देखा, पुचकारा और बैठा कहा, बोले बेटा रहने दे, तेरी कमर में मोच आ जाएगी। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भसड़ पर। तो गुड़ की भेली उठाने का प्रयत्न इस समय जो चींटे कर रहे हैं उसका नज़ारा आपको उत्तर प्रदेश में दिख सकता है। और एक सीट को लेकर बड़ी चर्चा है और सबने चाहा है कि इस सीट की भी डिटेल्स शेयर की जाए। वो सीट है रायबरेली की। रायबरेली सीट वो रही है कि जहां सोनिया गांधी इतिहास में 80% तक वोट ले चुकी हैं। लेकिन सच ये भी है कि लगातार पिछले कई चुनाव से कांग्रेस की पकड़ इस सीट पर ढीली पड़ती गई, ये सीट हाथ से छूटती गई। और पिछले अगर 2 चुनाव की मैं बात करूं तो सिर्फ 2 चुनाव में करीब 17% से ज़्यादा वोट कांग्रेस ने गंवा दिया। हालांकि सीट फिर भी जीती गई क्योंकि मार्जिन ज़्यादा था, लेकिन ये सच है कि वोट बड़ी संख्या में गंवाया गया। दिनेश प्रताप सिंह जो वर्तमान में भी बीजेपी से प्रत्याशी हैं, उन्होंने पिछले चुनाव में यहाँ से करीब 39% वोट लिया। अब इस सीट पर इतिहास हालांकि 85% जीत का कांग्रेस के नाम में है, लेकिन चुनाव है और वर्तमान चुनाव में स्थितियां थोड़ी अलग हैं। अगर इस सीट की कुछ डिटेल्स आपको बताऊं तो यहाँ पे लगभग 30% आबादी दलित समुदाय की है रायबरेली में। मुस्लिम, ब्राह्मण, यादव और राजपूत समुदाय यहाँ पे ठीक ठाक असरकारक संख्या रखता है। ब्राह्मण सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद राजपूत, फिर मुस्लिम, फिर यादव, ये क्रम से वहाँ पे अपनी अपनी संख्याएं रखते हैं, अपना अपना वोट वर्चस्व रखते हैं। और इस बार के चुनाव में दिक्कत ये है कि रायबरेली में किसी जाति का वोट किसी प्रत्याशी को एकत्र रूप में या भारी एक तरफा नहीं मिल रहा है, भारी मात्रा में एक तरफा नहीं मिल रहा है। हर वोट में बंटवारा है और अच्छा बंटवारा है। शायद सबसे एकीकृत वोट जो है वो मुस्लिम समुदाय का है, जो 80% तक लगभग राहुल गांधी को मिलने जा रहा है। इसके अलावा हिंदुओं का कोई जाति वर्ग बड़ा ऐसा नहीं है जिसका एक तरफा वोट राहुल गांधी या दिनेश प्रताप जी को मिलने जा रहा है। और अगर पिछले कई चुनाव और पिछले कुछ विधानसभा चुनावों के डाटा को एनालाइज करें तो एक चीज़ निकल के आती है कि यहाँ पे जो मुकाबला है 2 से 3% वोटों के करीबी तक जा रहा है। ये आरंभिक स्थिति। सपा का मजबूत वोट बैंक माने जाने वाले यादवों की मैं बात करूं तो यादवों की स्थिति भी ये है कि वोट लगभग 3 जगह बढ़ रहा है। बमुश्किल आधा वोट भी राहुल गांधी प्राप्त करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बसपा ठीक ठाक सेंध लगा रही है। यहाँ से बसपा ने यादव कैंडिडेट उतारा है, ठाकुर प्रसाद यादव यहाँ से प्रत्याशी हैं बसपा के, वो भी एक हिस्सा लेके जा रहे हैं। एक हिस्सा जो बेहद गरीब तबके के यादव का है वो मोदी का वोटर हो जाता है, और शहरी यादवों में भी थोड़ी सेंध है, और बाकी का समाजवादी पार्टी के साथ वफादारी के चलते हुए राहुल गांधी को मिल रहा है। और वैसे भी गठबंधन में ये रहता है कि पूरा वोट ट्रांसफ़र नहीं होता है। साथ दिनेश प्रताप जी की अन्य समुदायों में पकड़ भी अच्छी है। कुछ लोगों को ये लग सकता है कि रायबरेली में माँ ने बेटे के लिए सीट छोड़ दी, पर वास्तविक स्थितियाँ थोड़ी अलग हैं। रायबरेली पर भाजपा का जो घेरा था वो 2014 से ही भाजपा ने कसना शुरू कर दिया था, और लगातार वहाँ पे भाजपा अपने क्षेत्रीय छत्रप खड़े करती रही, जुटाती रही, और इस सीट पे अपनी पकड़ को मजबूत करती रही। 2019 में दिनेश प्रताप सिंह ने अच्छी टक्कर दी सोनिया गांधी को, लेकिन चुनाव हार गए। 40% वोट ले जाना 39% एक अच्छी फाइट की कैटेगरी में हमेशा गिना जाता है। और 19 की हार के बाद यहाँ पर रायबरेली को स्पेशली देखना शुरू किया था अमित शाह ने। उन्होंने दिनेश प्रताप को सीधे निर्देश दिए कि आपको ठीक उसी पैटर्न पर काम करना है जिस पर अमेठी में स्मृति ईरानी ने किया था। आप हार गए हैं, लेकिन फिर भी आपको लगातार जनता के बीच रहना है, जनता के बीच में अपना जुड़ाव रखना है और ज़मीनी स्तर पर अपने आप को मजबूत बनाते रहना है।
पार्टी वोटर तो है ही, और दिनेश प्रताप ने वही किया भी। और क्योंकि दिनेश प्रताप जी की हनक बढ़ानी थी तो इसके लिए उन्हें राज्य सरकार में भी उचित सम्मान और अधिकार दिया गया। और जो स्थितियां 2024 से पहले तक दिनेश ने तैयार की वहाँ लगभग ये सुनिश्चित था कि अगर सोनिया गांधी खुद मैदान में आती तो उनके साथ एक कई बार की जो जुटी हुई एंटी इनकम्बेंसी है उसका भी असर होता, और लगभग ये सुनिश्चित था कि सोनिया गांधी वहाँ से हारती, और कांग्रेस के लिए बड़ी विकराल स्थिति हो जाती कि अगर रायबरेली सीट से वो भी सोनिया गांधी हार जाती तो खानदानी सीट पर जो बदतरीन हालत बन के तैयार हो गई थी वो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सरदर्द थी। सच यही है कि इतने लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री दिए गए, सुपर पीएम भी दिए, गांधी परिवार लगातार यहाँ काबिज रहा, लेकिन सुविधाओं और विकास के मामले में इस क्षेत्र की हालत बदतरीन रही। बिजली, सड़क, पानी जैसी मामूली चीज़ें भी इन्हें 2014 के बाद प्राप्त होना शुरू हुई। इतनी बदतरीन हालत रही रायबरेली की सुविधाओं और विकास के मामले में। और जो ये विकास था वो कहीं ना कहीं जो खानदानी वफादार वोटर था उस पर भारी तो पड़ने ही लगा था, और इसके आसार 2019 में ही स्पष्ट हो गए थे, नज़र आ गए थे कांग्रेस को। वैसे में अगर कांग्रेस इस सीट पर किसी भी अदर को लड़ाती और गांधी परिवार से कोई भी हिंदी पट्टी में चुनाव नहीं लड़ता तो अमेठी से राहुल गांधी के हटने का खामियाजा पहले ही पिछली बार पार्टी ने अच्छा भुगता था, और स्थितियां भी ये बन जाती कि हिंदी पट्टी में तो जो पार्टी पहले से हाशिए पे पड़ी है वो बदतरीन हालात में खुद को पाती और शायद पूरी तरह से ख़त्म होने की नौबत आ जाती हिंदी पट्टी में। अगर इस सीट से गांधी परिवार भागता तो मजबूरी थी कि यहाँ पे कुछ तो मैनेज किया जाए, क्योंकि कम से कम हार जीत से ज़्यादा ज़रूरी था कि भविष्य की उम्मीदों को कायम रखा जाए। राजनीति में भविष्य की जो उम्मीदें हैं वो तो बरकरार बनी ही रहे। 2024 हार रहे हैं वो सभी जानते हैं, तो बड़ा सोच समझ के यहाँ से तय हुआ कि जो सोनिया जी की एंटी इनकम्बेंसी है उसको मिनिमाइज करने के लिए यहाँ से प्रत्याशी बदला जाए और गांधी परिवार से ही दूसरे प्रत्याशी को उतारा जाए। पहले प्रियंका गांधी के नाम पर विचार हुआ। जब प्रियंका गांधी ने ये कुर्बानी देने से मना कर दिया तो माँ ने बेटे को वहाँ पे बलि का बकरा बनाना सुनिश्चित किया। रायबरेली से राहुल के उतरने के पीछे और राहुल के राजी हो जाने के पीछे एक वजह और थी। उनके मित्र और बिल्कुल उनके वैचारिक, मानसिक सहोदर भाई जैसे ही हैं जो उनके मित्र हैं, अखिलेश यादव, उनकी सलाह की बहुत बड़ी भूमिका थी। अखिलेश यादव ने उन्हें समझाया कि विधानसभा चुनाव में उनके पास वोटों की अच्छी बढ़त थी। इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी 5 में से 4 सीटों पर जीतने में कामयाब रही थी। उसमें से एक सीट ऐसी भी थी जिस पर उसे बहुत तगड़ी बढ़त मिली थी, ऊंचाहार। बाकी जगह मामूली से अंतर से जीत दर्ज की थी, लेकिन ऊंचाहार से अच्छी बढ़त के साथ जीत दर्ज की थी ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे ने। तो उन्होंने ये लगभग आश्वस्त किया कि आप निसंकोच चुनाव लड़िए, बढ़त अपने पास है, हम पूरा जोर लगाएंगे और आप निश्चित तौर पर जीतेंगे। तो भैया राहुल भैया को इस रण में अखिलेश और सोनिया जी ने मिलकर झोंक दिया। अखिलेश बाबू के रायबरेली के सबसे बड़े सिपह सालार जो थे, जिनकी दम पे उन्होंने ये सारे ताल ठोंकी थी, वो थे ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे, और सपा में बड़ी हस्ती रखते थे। अखिलेश के बेहद करीबी भी थे और मजबूत ब्राह्मण नेता के तौर पर वहाँ रायबरेली में जाने जाते हैं। और इसके अलावा उनकी जो कार्यशैली है, मनोज पांडे अन्य जाति वर्गों में भी अच्छी पकड़ रखते हैं। लेकिन हुआ ये कि ठीक चुनाव से पहले मनोज पांडे को अमित शाह जी ले गए, मनोज पांडे पाला बदल गए और अखिलेश बाबू का हाल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हो गया। और उसके बाद से अखिलेश सार्वजनिक तौर पर मनोज को गालियां देते, अपशब्द कहते, गद्दार बताते घूम रहे हैं। तो क्या क्या नहीं कह रहे हैं बताते हैं। जो निजी बातचीत होती है इस संबंध में, वहाँ पर उन्होंने और भी भीषण वाले अपशब्द प्रयोग किए। लेकिन क्योंकि मनोज जमीनी व्यक्ति है और जिस तरह से अखिलेश यादव द्वारा सार्वजनिक तौर पर बार बार उन्हें अपमानित किए जाने वाली भाषा प्रयोग की गई, इसका भी असर रायबरेली में उल्टा गया। जो ब्राह्मण वोट है उसे ये अपमान कतई सुहाया नहीं, और ख़ासतौर पे ऊंचाहार और रायबरेली क्षेत्र के जो ब्राह्मण हैं, रायबरेली विधानसभा और ऊंचाहार विधानसभा के जो ब्राह्मण हैं, उनमें से बड़ा गलत मैसेज गया।
और जो वोट मनोज से कुछ नाराज़ भी हुआ था भाजपा की तरफ जाने के चलते एंड टाइम पे, वो भी उनके साथ बड़ी मजबूती से जुड़ गया। और जो हमेशा से सबसे बड़ी ताकत रायबरेली में कांग्रेस की रहा ब्राह्मण वोट, जो एक तरफा मिल करके हमेशा कांग्रेस को जिताता था, उसमें बहुत बड़ी सेंध लगाने में कामयाब हुए मनोज पांडे। शुरुआत में अदिति सिंह की नाराज़गी की खबरें थीं और अदिति सिंह क्योंकि खुद लड़ना चाहती थीं रायबरेली सीट से और टिकट ना मिलने से उनकी नाराज़गी की खबरें आईं, लेकिन उसे टाइम रहते मैनेज कर लिया गया और अदिति सिंह ने भी बाद में पूर्ण सहयोग किया। और अदिति सिंह और दिनेश प्रताप सिंह दोनों ही बड़े राजपूत चेहरे हैं और उनकी उस क्षेत्र में अच्छी हनक भी है, पकड़ भी है। रायबरेली की अगर दलित वोट की मैं बात करूं तो हमेशा से एक पैटर्न रहा है कि विधानसभा चुनाव में तो वो बहन जी की तरफ जाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो गांधी परिवार को मिल जाता था। लेकिन अब की बार जो दलित वोट है उसमें सबसे तगड़ी सेंध लगी है भाजपा की तरफ से। भारी संख्या में ये वोट दिनेश प्रताप के खाते में चढ़ा है। अब राहुल बाबा जो हैं वो सबसे ज़्यादा, राहुल बाबा इस समय जिस वोट के सहारे हैं वो है यादव मौर्य, यानी मौर्य कुशवाहा जो कहे जाते हैं, और मुस्लिम वोटर। इनसे समर्थन है और अच्छा खासा मिल भी रहा है, तो इन वोटों के भरोसे हैं राहुल बाबा। और इसमें सवर्ण वर्ग का वो वोट है जो पारिवारिक तौर पर खुद को गांधी परिवार से जुड़ा हुआ मानता है और नहीं साहब हमारी तो बिल्कुल नमक वाली वफादारी है, हम किसी कीमत पर अलग नहीं होंगे, तो वो सवर्ण वोट इनके भरोसे हैं इस समय राहुल गांधी। और दिक्कत वही हुई कि बहन जी ने ठाकुर प्रसाद यादव को टिकट दे दी, तो यादव वोट ठाकुर प्रसाद यादव की तरफ थोड़ा सा चला गया और कुछ हिस्सा मोदी भी अपना ले ही लेते हैं, तो यहाँ भी एक छोटा हिस्सा हाथ आया है राहुल गांधी के। दलित वोट में भी इस बार पहले की तरह नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये मैनेज करने वाले भी जो वहाँ थे वो दिनेश प्रताप और अखिलेश सिंह हुआ करते थे। ये सारी चीज़ें वो दोनों ही साथ नहीं है, ना अखिलेश सिंह की बेटी साथ है, ना दिनेश प्रताप, तो प्रत्याशी हैं ही। मुस्लिम वोट भरपूर मिल रहा है, जैसे मैंने पहले ही बताया, 80 से 85% मुस्लिम वोट राहुल गांधी को वन साइडेड मिलने जा रहा है। लेकिन बचा हुआ जो है वो सीधा बीजेपी को जा रहा है, इधर उधर नहीं हो रहा है। कुशवाहा मौर्य वोट का भी बड़ा हिस्सा राहुल गांधी लेने जा रहे हैं यहाँ पे। तो जब आप ओवरऑल दोनों तरफ से देखेंगे तो लगभग ये मानिए कि दोनों ही प्रत्याशी 38 से 40% वोट पे खड़े हुए हैं। तो वोट दोनों प्रत्याशियों को मिलने जा रहा है, कुल जमा वो 38 से 40% के आसपास लगभग तय है कि इतना तो मिल ही रहा है। अब यहाँ पे निर्णायक की भूमिका कौन निभाएगा, बात इस पर है। तो पुनः इस सीट पे हमेशा की तरह निर्णायक की भूमिका में ब्राह्मण वोट है और राहुल गांधी जी को जीत के लिए बड़ा ही अनिवार्य है कि ब्राह्मण वोट का कम से कम आधा राहुल गांधी को मिले। सच यही है कि मनोज पांडे के प्रभाव के चलते ये कठिन कार्य है। मनोज पांडे ने बहुत बड़ी सेंध लगाई है और प्रदेश भर के जो बड़े ब्राह्मण क्षत्रप हैं उन्हें जिस तरह से भाजपा ने मैदान में झोंका है, फर्क उसका भी पड़ेगा, असर होता है। सामाजिक तौर पर ब्राह्मणों में मीटिंग्स हुई हैं और गांव-गांव तक पहुंच बनाई गई है। आप ये सुनिश्चित मानिए कि ब्राह्मण वोटों का 50% पा लेना लगभग असंभव के आसपास वाला कठिन है राहुल गांधी के लिए। ज़मीनी हालात जो है वो ये है कि रायबरेली सीट राहुल गांधी के लिए आसान जीत वाली सीट दूर दूर तक नहीं है। ये मैं बड़े मजबूती से आपको बता सकता हूँ। कहीं से भी ऐसी संभावना मुझे नहीं दिख रही है कि राहुल गांधी बहुत आसानी से जीत के निकल जाएंगे, बहुत प्रचंड जीत मिलने वाली है, जैसे उनकी माता जी को कई बार मिली। दादा को भी मिली थी लेकिन दादा का कोई याद नहीं करता, दादी को माता जी को याद कर। फिरोज शाह जी जो थे दादा इनके, उनको तो बिल्कुल ही भुला दिया। रायबरेली ने भी भुला दिया और राहुल गांधी ने तो खैर भुला ही दिया। जीत हार पे ऐसी सीटों पे दाव लगाना हमेशा एक कठिन कार्य रहा है और बचना चाहिए। लेकिन कम से कम मैं वो व्यक्ति हूँ जिससे रत्ती भर आश्चर्य नहीं होगा अगर राहुल गांधी रायबरेली से हारे तो। परिस्थितियाँ इस ओर इशारा कर रही हैं कि ये होना संभव है और संभावना भी हल्की फुल्की नहीं है। 50 क्या मैं 51% वाली भी बोल सकता हूँ। मीडिया की तरह हवाई बातों की जगह मुझे हमेशा से ज़मीनी चर्चा,
ज़मीनी आंकड़े और ज़मीनी हालात के अनुरूप बात कहना करना पसंद रहा है। मेरी चर्चा हमेशा इन पर रहती है। आप इस चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं, अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, वीडियो के लिए भी और विषय के लिए भी। हमेशा आपका स्वागत है और चर्चा चलती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।